उदयपुर राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा हुआ करते थे जिनका नाम भानु प्रताप था। उनका एक बेटा था जो बहुत ही घमंडी था। अरे ओ दो कौड़ी के मजदूर, मुझे तुम्हारे बगीचे में लगे फल बहुत ही पसंद आए हैं। मुझे वह सारे फल चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन राजकुमार साहब, आपने तो अभी अभी बहुत सारे फल खा लिए। अब अगर मैंने आपको सारे फल दे दिए तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूं और मैं बाजार में जाकर इसी पेड़ पर लगे हुए फल बेचता हूं। राजकुमार, मेरा बस यही एक कमाई का जरिया है। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फल देने से इनकार करेगा? सैनिकों, इसके इस फल के पेड़ को ही काट दो, जाओ। लेकिन राजकुमार साहब, ऐसा करना उचित नहीं। अब तुम जैसे सैनिक मुझे सिखाओगे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जाओ और मेरे दिए हुए आदेश का पालन करो, मूर्ख कहीं के। जी जी राजकुमार साहब। नहीं राजकुमार साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। ये पेड़ मेरे दादाजी की धरोहर है, इसे न काटे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं राजकुमार। वह गरीब गिड़गिड़ाता रहा। राजकुमार कौशल उस गरीब की एक नहीं सुनता और सैनिकों से कहकर उसका पेड़ कटवा देता है। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूं और तूने मुझसे ही जुबान लड़ाई। देख लिया उसका अंजाम। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो सब। मुझसे जो भी जबान लड़ाएगा या फिर मेरी बात नहीं मानेगा, उसका भी यही अंजाम होगा। इसका तो सिर्फ पेड़ ही काटा है। अब अगर किसी ने मुझसे टकराने की हिम्मत की तो उसका अंजाम वो खुद ही भुगतेगा। और सैनिकों, सुन लो तुम लोग भी कान खोलकर। अगर पिताजी को इस बारे में भनक भी पड़ी तो खबरदार। अगर वह गरीब भीखमंगा आदमी पिताजी के पास मेरी शिकायत भी करने आया तो उसे उल्टे पांव दरबार के बाहर से ही लौटा देना, वरना तुम सैनिकों को भी मैं राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। बिरजू भाई, रोइए मत। अब रोने से क्या होगा? पेड़ तो वापस नहीं आएगा ना। लेकिन तुम देखना, इस घमंडी राजकुमार को एक ना एक दिन इसके किए कर्मों की सजा जरूर मिलेगा। कैसे हो मेरे राजकुमार? पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस सुबह की ताजी हवा खा रहा था। पर आप इतनी सुबह सुबह यहां पर? बेटे कौशल, मैं अब सोच रहा हूं कि तुम अब राज्य के कामों में भी दिलचस्पी लो और जल्दी से जल्दी सीख लो कि एक राजा कैसे अपने राज्य को संभालता है और कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। इसलिए आज तुम मेरे साथ राज्य भ्रमण पर चलोगे। वैसे तो मैं सब समझता ही हूं, पर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ भ्रमण पर जरूर चलूंगा। आखिरकार मुझे भी आपके जैसा काबिल राजा बनना है और प्रजा का ध्यान रखना है। अब राजा और उसका बेटा राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राजकुमार साहब, राजा साहब, मेरी मदद कीजिए। मुझे खाना दे दीजिए और रहने की जगह दे दीजिए, वरना मैं ऐसे ही दर दर भटक कर कहीं मर जाऊंगा। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। राजमहल जाता हूं तो राजमहल के बाहर से ही सैनिक मुझे भगा देते हैं। राजा साहब, आप तो मेरी पीड़ा समझिए। अरे छी, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारे बदन से गंध आ रही है और तुम्हारा हुलिया भी कितना घटिया है, मानो जैसे कूड़े में रह रहे हो। अरे हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा पक्षी प्राणियों का शिकार करने की जगह तेरा ही शिकार कर दूंगा आज मैं, भिखारी कहीं का। निकल जा यहां से। राजकुमार कौशल सिंह घोड़े पर बैठे हुए उस भिखारी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। राजकुमार कौशल, ये तुमने क्या किया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई इस भिखारी पर? ये तो बहुत गलत किया तुमने राजकुमार। पिताजी, मैंने जो भी किया है सही किया है। इन निर्लज भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनकी जगह यही है। नहीं राजकुमार, ये तुमने सही नहीं किया।
तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है राजकुमार। मैंने सोचा था तुम्हें राजपाट सौंपूंगा, लेकिन तुम्हें तो अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। खैर, अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। राजा अब राजकुमार के बारे में सोच सोचकर बहुत उदास और खोया खोया सा रहने लगे। महाराज, कई दिनों से देख रहा हूं आप कुछ खोए खोए से रहते हैं, कुछ उदास से मालूम होते हैं। क्या हुआ महाराज? कोई गंभीर समस्या है क्या? तभी राजा मंत्री को सारी बात बताता है और मंत्री राजा को एक उपाय बताता है। राजकुमार कौशल, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम एक राजा बनने वाले हो, लेकिन राजा बनने से पहले तुम्हें एक अधूरा कार्य पूरा करना होगा। अधूरा कार्य? कैसा अधूरा कार्य पिताजी? बेटा, तुम्हें सोनपुरा जंगल में जाना होगा। वहां एक सिद्ध महात्मा होंगे जिनसे तुम्हें आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद ही तुम्हारा राज्य तिलक हो सकेगा, वरना तुम राजा नहीं बन सकते। क्या? पर ऐसा क्यों? मुझे किसी साधु महात्मा से आशीर्वाद लेने में कोई समस्या नहीं है, पर यह सब क्यों? बेटा, यह हमारी पुरानी परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर उन्होंने मुझे भी उनके पास भेजा था, और अब तुम्हारी बारी है उनसे आशीर्वाद लेने की। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं साधु महात्मा का आशीर्वाद लेने सोनपुरा जंगल अवश्य जाऊंगा। राजा के कहने पर अब राजकुमार कौशल सोनपुरा जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बेटा, अरे ओ बेटा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। ऐ बुढ़े, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? पर बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। भिखारी कहीं के। राजकुमार कौशल उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता और वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है। यही है वह सोनपुरा जंगल जहां साधु महात्मा जी रहते हैं। पर वह कहां होंगे, मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सुबह से शाम हो गई मुझे यहां आते आते, और थकान भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है अब मुझे यहीं थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर सुबह देखता हूं वो महात्मा जी कहां मिलेंगे। अब राजकुमार कौशल एक पेड़ की छांव में सो जाता है। अरे ये क्या? ये मेरे कपड़े कैसे हो गए? और ये तो सब बदला बदला सा लगता है। ये मेरे कपड़े तो नहीं, ये तो किसी भिखारी के जैसे कपड़े हैं। मेरे शरीर पर ये कपड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भिखारी नहीं, मैं तो एक राजकुमार हूं और होने वाला एक राजा। मैं भिखारी नहीं हो सकता। पर ये कैसे? मैं तो रात में जब सोया था तब तो मेरे कपड़े और मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही यह कैसा रूप हो गया है मेरा। और मेरा घोड़ा कहां चला गया? लगता है इस जंगल में जरूर कोई भूत प्रेत की आत्मा है जिसने मुझे भिखारी बना दिया है और मेरे घोड़े को भी गायब कर दिया है। मुझे यहां से जाना होगा। अब राजकुमार कौशल जंगल से वापस लौटकर कर अपने महल आ जाता है, और जैसे ही वह अपने महल के द्वार से अंदर जाने लगता है, तभी द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देते। अरे ओ भिखारी, कहां अंदर घुसे जा रहा है? चल निकल बाहर। द्वारपाल, तूने मुझे अंदर जाने से रोका, तेरी इतनी हिम्मत? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे अब तो भिखारियों को भी गुस्सा आता है। हाँ भाई, जानता हूं तू कौन है। तू एक भिखारी है और मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी दोनों द्वारपाल हंसने लगते हैं। अरे अब मैं क्या करूं? ये दोनों द्वारपाल तो मुझे भिखारी समझ रहे हैं और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे इनसे अच्छी बात करनी चाहिए ताकि ये लोग मुझे अंदर जाने दें। द्वारपाल जी, कृपया मुझे अंदर जाने दें। मुझे यहां महाराज ने ही बुलाया था, मैं उन्हीं के आदेश पर यहां आया हूं। लेकिन आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं। जब महाराज मुझसे ना आने का कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं तो आया था, पर आप दोनों ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। क्या ये तो कह रहा है कि
इसे महाराज ने बुलाया था और इसको हमने नहीं जाने दिया तो ये सब महाराज को बता देगा। हाँ हाँ, जाने देते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम इसे अंदर जाने देते हैं। अब वह द्वारपाल राजकुमार कौशल को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। पिताजी ये देखिए, न जाने मुझे क्या हो गया है। पता नहीं मैं भिखारी कैसे बन गया, और वह द्वारपाल जो कल तक मेरे सामने अपना सर नहीं उठाते थे, वह मुझे मेरे ही महल में घुसने नहीं दे रहे थे। पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पिताजी, मैं हूं आपका पुत्र कौशल कुमार, इस राज्य का होने वाला अगला राजा, जो आप मुझे बनाएंगे। मंत्री जी, ये कौन बहुरूपिया है जो मेरे पुत्र के बारे में इतना जानता है? और इसे तो मैंने इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मुझे लगता है कि इस भिखारी को हमारे राजकुमार मिल गए होंगे, तभी तो ये हमारे बारे में इतना जानता है, और अब ये यहाँ आया है हमें परेशान करने के लिए। ए बहुरूपिये, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे कारागार में डलवा दूंगा। तू एक भिखारी है, बस इसीलिए मैं तुझ पर दया कर रहा हूँ, वरना मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुझे कारागार में डाल देंगे। राजा के इतना कहते ही राजकुमार कौशल बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से वापस चला जाता है। राजकुमार कौशल खुद से ही बातें करता हुआ इधर उधर भटक रहा होता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं एक भिखारी कैसे बन गया? अब तो पिताजी भी मुझे पहचान नहीं रहे हैं, तो भला किससे उम्मीद रखूं मैं? अब भला कौन होगा जो मुझे पहचान सकेगा? बहुत भूख लग रही है और थकान भी हो रही है, कहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूं। अरे अरे, एक और भिखारी देख लिया। लगता है आज मेरा काम होने वाला नहीं है। इन भिखारियों की शक्ल देख लेता हूं तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। पता नहीं ये भिखारी कहां से चले आते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहां से, और फिर कभी मुझे इस जगह पर दिखाई मत देना, समझे? सेठ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं भिखारी नहीं हूं। हाँ हाँ, तुम तो इस राज्य के राजा हो, भिखारी कहीं का। इतना कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है। क्या करूं मैं? कैसे बताऊं सबको कि मैं एक राजा हूं, भिखारी नहीं? लगता है अब मुझे भिखारी ही बनकर रहना पड़ेगा। पर अब मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करना ही होगा। राजकुमार कौशल अब खाने की तलाश में निकल जाता है। तभी एक औरत वहां से गुजर रही होती है। उस औरत की बात सुनकर कौशल को अब बहुत दुख होता है। छिछी, ये भिखारी कहाँ से अचानक सामने आ गया? कितनी गंध आ रही है इस भिखारी के शरीर से। ए भिखारी, हट मेरे रास्ते से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर कौशल को अब बहुत दुख होता है और वह सोच में पड़ जाता है। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। मैंने भी उस शख्स का बहुत निरादर किया था। तब मुझे पता नहीं था कि हर इंसान की इज्जत होती है और किसी को दुत्कारने का किसी को कोई हक नहीं है। तभी उसे वही भिखारी वहां आता हुआ दिखता है। अरे तुम कौन हो? और यहाँ इस राज्य में तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, मैं इस राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरा घर कहीं नहीं है, और जहां मेरा घर है भी वहां मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। बस इधर उधर भटक रहा हूं। अरे तो तुम मेरे साथ चलो, मेरा अपना घर है। हाँ, वह बस छोटा सा ही है। तभी वे भिखारी कौशल को अपने साथ ले जाता है और उसे रोटी खाने को देता है, जिसे कौशल तुरंत खा लेता है। अब राजकुमार कौशल सोच में डूब जाता है। क्या हुआ भाई? तुम कहाँ खो गए?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, तुमने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, और मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की है कि तुम्हारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है। और मैं भी तुम्हें औरों की तरह दुत्कार देता तो तुम टूट जाते, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कोई साहब मुझे गालियां देकर चले जाते हैं, तो कभी कोई राजकुमार मुझे मारकर धुतकार कर चले जाते हैं। किसी को मुझसे बदबू आती है तो कोई मुझे देखना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार अक्सर कुछ लोग हमें मनहूस समझते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भिखारी की बातें सुनकर कौशल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत लोग दुत्काराते हैं और भला बुरा भी कहते हैं, मगर तुम याद रखना, जिस राजकुमार ने तुम्हें दुत्कारा है और कष्ट दिए हैं, वह राजकुमार एक दिन तुमसे माफी जरूर मांगेगा। अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। कौशल अब फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां उसको उसके पिता ने भेजा था। अरे ये कौन है? लगता है ये तो बेहोश हो गया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। सुनिए, कौन है आप और आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मुझे पानी दो। मैं अभी पानी लाता हूं। तभी कौशल जल्दी से जाकर एक नदी से थोड़ा पानी लेकर आता है और उस लकड़हारे को पिला देता है, जिससे वह उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पानी पिलाया, वरना पता नहीं आज क्या होता। अब कौशल वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है और खुद से कहते हुए चलता है, इतने दिनों से मैं अहंकार में जी रहा था और कभी किसी की मदद नहीं की मैंने, पर आज उस लकड़हारे के मदद कर उसे पानी पिलाया, तब आज मुझे एहसास हुआ है कि जीवन के असल मायने क्या हैं। और आज किसी की मदद करके मुझे जीतना सुकून मिल रहा है। ऐसा सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे पूरा जीवन भिखारी बनकर ही क्यों ना जीना पड़े, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊंगा। तभी वह कुछ और आगे जाता है और उसे जंगल में एक आश्रम दिखता है। क्या ये वही महात्मा का आश्रम है तो नहीं, जहां मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है? तभी कौशल जाकर सर झुकाकर साधु महात्मा को नमन करता है। कौन हो तुम और यहां इस घने जंगल में क्यों आए हो? महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। बस मैं एक मामूली सा भिखारी हूं और इधर से गुजर रहा था, आपके आश्रम पर नजर पड़ी और बस आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ठीक है, तुम आज रात यहीं आश्रम में ही रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें जरूर आशीर्वाद दूंगा। अब कौशल उसी आश्रम में रात को ठहर जाता है और रात होते ही गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक जाता है। अरे यह क्या? मैं फिर से अपने असली रूप में वापस आ गया। ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कौशल महात्मा जी के पास आता है। महात्मा जी, ये कैसी माया है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं राजकुमार से एक भिखारी बन गया और आज फिर मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूं, पर अब मेरे मन में कोई खुशी नहीं है कि मैं फिर से एक राजकुमार बन गया। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं या गरीब। मुझे अब मेरे जीवन का सबक मिल चुका है और अब मेरे मन में कोई लालच, क्रोध और अहंकार नहीं है। अब तो बस एक शालीनता है मुझ में। आखिरकार तुमने जीवन का सबक ले ही लिया। तभी महात्मा जी राजकुमार कौशल को आशीर्वाद देते हैं और वह राजकुमार के हृदय परिवर्तन से भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है। आओ मेरे राजकुमार, कैसा रहा सफर और बाबा जी से मुलाकात कैसी रही? पिताजी, आप महान हैं जो आपने मुझे उन महान साधु महात्मा जी के पास भेजने का निर्णय लिया और मुझे वहां भेजा।
ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अनमोल समय था, जिसमें मैंने खुद को जाना और दूसरों को भी जाना, और असल जीवन के मायने क्या है वह भी सीखा। अब राजा अपने बेटे के हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूं बेटे, और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें राज्य का राजा घोषित करूंगा। राजकुमार, आप यहां अब मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मित्र, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें एक कीड़े मकोड़े के समान समझा, जबकि तुम एक इंसान ही हो, बल्कि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। किसी को भी तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं। क्या तुम मेरी की हुई गलतियों को भूला कर मुझे माफ करोगे? भिखारी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजकुमार को माफ कर देता है, और राजकुमार वापस राजमहल लौट जाता है। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक छोटा सा किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि आज मैं खेत के जुताई करके ही घर आऊंगा। अजी, आप तो हमेशा देर से ही आते हैं। इसमें नया क्या है? न जाने भगवान हमारी गरीबी कब दूर करेंगे। न जाने हमें कौन से पाप की सजा मिल रही है जो हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम तो बेकार में ही परेशान होती रहती हो। हम जैसे हैं खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर रमेश अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां जाकर अपने खेतों में काम करने लगता है। गांव के किसान आपस में बातें करते हैं। मदन भाई, रमेश के पास तो हमसे भी कम जमीन है, फिर भी रमेश खुश रहता है और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता रहता है। कह तो तुम सही रहे हो कि कैसे वह थोड़ी सी जमीन में इतनी फसल उगा लेता है। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक समय की बात है, रामपुर गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण वहां के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल खेतों में ही सूख गई। रमेश के साथ भी यही हुआ। रमेश को सूखी फसल देखकर बहुत चिंता हो जाती है। फिर वह अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी, आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो इतने परेशान कभी नहीं दिखे। बारिश ना पड़ने की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई। मेरे पास सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? रमेश की पत्नी उसे कहती है, अजी, आप एक काम कीजिए। हमारे गांव के जो जमींदार हैं, आप उनके पास जाकर मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन रमेश जमींदार के घर की ओर चल देता है। रमेश जमींदार से कहता है,
जमींदार साहब, मेरे खेत की फसल सूख गई है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार सोचता है, अगर मैंने रमेश को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं। मैं इसे अपने खेत पर मजदूरी के काम के लिए लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये बहुत है और मजबूर भी है। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा इससे। क्या हुआ मालिक, मुझे जवाब दीजिए। मेरी फसल सूख चुकी है और मेरे पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखो रमेश, मैं तुम्हें कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे मैं अपने खेत में काम पर रख लूं। मैं तुझे 1 महीने के 1000 रुपए दे दूंगा। लेकिन मालिक, गांव के और किसान से मजदूरी के 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू और कहीं काम देख ले। मैं तो तुझे इतने ही पैसे दे सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रमेश वहां से अपने घर की ओर चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी क्या हुआ? जमींदार साहब ने कुछ पैसे दिए या नहीं? भाग्यवान, पैसे तो नहीं मिले, मगर जमींदार साहब ने मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए कहा है और उसके बदले मुझे महीने के 1000 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपए? अजी ये तो बहुत कम पैसे हैं और मजदूरों को तो महीने में 2000 मिलते हैं। जमींदार साहब ने आपको बहुत कम पैसे पर रखा है। उन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे भाग्यवान, मैं भी क्या कर सकता हूँ। मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे 1000 रुपये मिले या 2000। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। कम से कम मुझे कोई काम तो मिल गया जिससे मैं अपने और अपने परिवार का पेट भर सकूं। रमेश अगले ही दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। कुछ महीनों बाद जमींदार के खेतों में फसल उगाती है। उसने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया था। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ। वह सोचता है, इतनी अच्छी फसल मेरे खेतों में पहली बार उगी है। रमेश जैसे आदमी ने 4 महीने का काम बस 2 महीने में ही कर दिया। लेकिन मेरे खेतों में फसल अब उग आई है, तो मैं अगर रमेश को काम से निकाल दूं तो मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। हाँ, यही करूंगा। कल जब रमेश काम पर आएगा तो मैं उसे 2000 रुपए देकर काम से निकाल दूंगा। अगले दिन रमेश खेत की तरफ चल देता है। तभी उसे रास्ते में जमींदार मिलता है और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहता है, रमेश, यह ले तेरे पैसे। कल से काम पर मत आना। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुझे अब काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तेरे लिए अब मेरे पास काम नहीं है। ये सुनकर रमेश परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। जमींदार साहब, मुझे काम से ना निकाले। मैं तो कम पैसों में ही आपका काम कर रहा था और मैंने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया और आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। आपको मेरे जैसा मजदूर कहीं नहीं मिलेगा जो कम पैसे में काम कर सके और आपके खेतों में इतनी अच्छी फसल मेरी मेहनत के वजह से ही उगी है। रमेश, मैं तो तुझे तेरे काम के पैसे दे तो रहा हूं और तू अब काम पर मत आना। मैं तुझे नहीं रख सकता। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और रमेश भी अपने घर चल देता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों हो? जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे तो दे दिए, मगर मैंने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया और मुझे 2 महीने के ही पैसे दिए। आप कल सुबह जमींदार साहब के घर जाकर उनसे विनती कीजिए कि वह आपको फिर से काम पर रख ले, जिससे आप काम कर सकें। अगर जमींदार साहब ने आपको काम पर नहीं रखा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिर रमेश ने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा
कि वह फिर से उसे वापस काम पर रख ले। अगले दिन रमेश जमींदार के घर के सामने जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। जमींदार घर से बाहर निकला तो रमेश को अपने घर के सामने खड़ा देख, क्या हुआ रमेश, यहाँ क्यों आया है? मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और वहां से निकाल दिया। रमेश उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर भगा दिया। रमेश रोज सुबह जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सभी गांव वाले जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रमेश यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। कुछ दिन रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रमेश को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह सोच में भी पड़ गया कि आखिर रमेश ने आना क्यों बंद कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रमेश बीमार है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रमेश के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रमेश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर वह पछताने लगा। उसने रमेश के घर जाने का फैसला किया। वह रमेश के घर गया तो उसने देखा कि रमेश बहुत ही दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रमेश से अपनी किए की माफी मांगी और ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ फिर से काम पर रख लिया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।